नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले इस सप्ताह के हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। महिला सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और प्रयास। महिलाओं को मिल सकेगा साझा घर में रहने का अधिकार। आईसीआरसी ने किया भारत और चीनी सरकारों से जेनेवा कन्वेंशन के पालन का आग्रह। भारत और चीन दोनों जेनेवा संधि के हस्ताक्षरकर्ता। एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है आईसीआरसी। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 जारी, भारत को मिली 94वीं रैंक। जीरो हंगर से संबंधित है एसडीजी 2। भारत की पहली सी प्लेन सेवा की होगी शुरुआत। गुजरात में साबरमती नदी से होगा आगाज। एक तरह का हवाई जहाज होता है सी प्लेन। और ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020 जारी, भारत में सबसे ज्यादा PM 2.5 के कंसंट्रेशन को रिकॉर्ड किया गया। वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण चौथा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आइए खबरों की शुरुआत करें। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट के मुताबिक पति के साथ पहले से रह रहे शेयर्ड हाउस होल्ड यानी साझा घर में महिलाओं को बाद में भी रहने का अधिकार है। 3 जजों की बेंच ने ऐसे ही मामले पर 2006 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को पलट दिया। दरअसल 2006 में SR बत्रा बनाम तरुणा बत्रा मामले में कोर्ट ने पत्नी को अपने पति के घर में रहने की अनुमति देने से इस आधार पर इनकार कर दिया था कि घर का मालिकाना हक उसकी सास के नाम पर था। वर्तमान निर्णय के बाद घरेलू हिंसा के मामलों से लड़ने वाली महिलाओं को साझा घर में निवास करने का अधिकार मिल गया है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि घर का मालिकाना हक पति के नाम हो। यह ससुर या सास के स्वामित्व वाला घर भी हो सकता है। एनसीलैट यानी नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल ने सीमेंस गमेसा रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। एनसीलैट का गठन कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 410 के तहत किया गया था। इसका मकसद एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ याचिका सुनना है। एनसीलैट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ भी सुनवाई करता है। इसके अलावा CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा पारित आदेशों या निर्णयों के खिलाफ भी सुनवाई करता है। यह NCLT द्वारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत पारित आदेशों या निर्णयों के खिलाफ भी सुनवाई करता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा NCLT का गठन कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 408 के तहत किया गया था। केंद्रीय कैबिनेट ने दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्राइटेरिया में बदलाव किया है, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र की 10.58 लाख महिलाओं को कवर किया जा सकेगा। कुछ तकनीकी कारणों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कुछ ही महिलाएं इसमें शामिल हो पा रही थीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसे आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से साल 2011 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आजीविका मुहैया कराना है। साल 2015 में इसे दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम दिया गया था। इस योजना में सब स्कीम के तौर पर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टार्टअप विलेज, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना शामिल हैं। अमेजन वेब सर्विसेज और नीति आयोग ने फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर सेटअप किया है। यह सेंटर सामाजिक चुनौतियों मसलन कृषि और स्वास्थ्य के लिए डिजिटल इनोवेशन के जरिए समाधान खोजेगा। अमेजन वेब सर्विसेज क्लाउड इनोवेशन सेंटर भारत में राष्ट्रीय स्तर पर गठित इस तरह का पहला सेंटर है। ये सेंटर्स नवाचार, कार्यबल और कौशल विकास को बढ़ावा देते हैं। नीति आयोग के मुताबिक यह सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन तकनीक में शोध को बढ़ावा देने के क्षेत्र में काम करेगा। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी से मतलब तकनीक के ऐसे साधनों से है जिनमें बड़े स्तर की समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता होती है। ये तकनीकें नए उत्पादों, पदार्थों, एप्लीकेशंस, बिजनेस मॉडल्स का समूह होती हैं। इसके उदाहरणों में नए प्रोडक्ट्स के तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर PV पैनल्स, सर्विसेज में डिजिटल फाइनेंस और टूल्स में 3D प्रिंटिंग प्रमुख हैं।
आईसीआरसी यानी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ने भारत और चीन दोनों सरकारों से जिनेवा कन्वेंशन का पालन करने का आग्रह किया है। दरअसल जून में लद्दाख के गलवान में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई घटना के बाद से ही आईसीआरसी दोनों देशों से लगातार इस विषय में बातचीत कर रहा है। आपको बता दें कि भारत और चीन दोनों ही देश जिनेवा कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता हैं। 1949 के जिनेवा कन्वेंशन और उसके अतिरिक्त प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं। इनमें युद्ध की बर्बरता को सीमित करने वाले महत्वपूर्ण नियम शामिल किए गए हैं। पहला जिनेवा कन्वेंशन युद्ध के दौरान घायल और बीमार सैनिकों की रक्षा करता है। वहीं दूसरा जिनेवा कन्वेंशन युद्ध के दौरान समुद्र क्षेत्रों में घायल, बीमार और शिपरेक्ड सैन्य कर्मियों की रक्षा करता है। तीसरे जिनेवा कन्वेंशन में युद्ध के कैदियों के सुरक्षा संबंधित नियम बने हैं, जबकि चौथा जिनेवा कन्वेंशन कब्जे वाले क्षेत्र सहित किसी भी देश के आम नागरिकों को संरक्षण देता है। चारों जिनेवा सम्मेलनों में कॉमन अनुच्छेद 3 में गैर अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों की स्थितियों को शामिल किया गया है। इनमें पारंपरिक गृहयुद्ध, आंतरिक सशस्त्र संघर्ष को रखा गया है। आपको बता दें कि आईसीआरसी एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम संघर्ष की स्थितियों में हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा युद्ध संबंधी नियमों के पालन की निगरानी करना है। 1863 में अपनी स्थापना के बाद से यह दुनिया भर में संघर्ष और सशस्त्र हिंसा से प्रभावित लोगों की मदद करता है और युद्ध के पीड़ितों की रक्षा करने वाले कानूनों को बढ़ावा देता है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित आईसीआरसी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संगठन है। बीते दिनों रक्षा मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया के मालाबार 2020 नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रही भारत की तनातनी के बीच यह एक अहम फैसला है। भारत, जापान और अमेरिका के बीच होने वाले इस संयुक्त अभ्यास में शामिल होने का अनुरोध ऑस्ट्रेलिया ने 3 साल पहले ही किया था। यह अभ्यास नवंबर के अंत में आयोजित होना है और अभ्यास के तौर तरीकों को अक्टूबर के आखिरी तक अंतिम रूप दिया जाएगा। इस निर्णय के बाद क्वाड समूह के चारों देशों भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं औपचारिक रूप से एक साथ अभ्यास में हिस्सा लेंगी। मालाबार 2020 का आयोजन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में किए जाने की उम्मीद है। 2018 में इसका आयोजन फिलीपीन सागर में गुआम के तट पर, जबकि 2019 में जापान के तट पर किया गया था। इस साल का अभ्यास समुद्र में गैर संपर्क प्रारूप पर होने की संभावना है। मालाबार अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी। 2015 में जापान के शामिल होने के बाद इसका विस्तार एक त्रिपक्षीय प्रारूप में किया गया। 2007 में एक बार ऑस्ट्रेलिया इस अभ्यास में शामिल हो चुका है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्थ ने वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 को हाल ही में जारी किया। भारत को 107 देशों में 94वीं रैंक हासिल हुई है। 2019 में भारत को 117 देशों में 102वीं रैंक हासिल हुई थी। इंडेक्स का मापन 4 संकेतकों पर किया जाता है। इनमें अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मॉर्टेलिटी शामिल हैं। चाइल्ड वेस्टिंग में लंबाई के अनुपात में वजन कम होता है, वहीं चाइल्ड स्टंटिंग में उम्र की तुलना में लंबाई कम होती है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश को 75, म्यांमार को 78 और पाकिस्तान को 88वीं रैंक हासिल हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया अभी सतत विकास लक्ष्य संख्या 2 को पूरा करने में काफी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। सतत विकास लक्ष्य संख्या 2 के मुताबिक 2030 तक जीरो हंगर को प्राप्त करना है। आने वाले 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर भारत की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की योजना बनाई गई है। यह गुजरात में शुरू की जाने वाली 5 सी प्लेन सेवाओं में से पहली है। इसमें साबरमती नदी पर अहमदाबाद से नर्मदा जिले के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सी प्लेन सेवा मुहैया कराई जाएगी। आपको बता दें कि देश का पहला सी प्लेन प्रोजेक्ट केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक निर्देश का हिस्सा है। इस निर्देश के अनुसार ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारों और अंडमान व निकोबार के प्रशासन से वाटर एरोड्रम बनाने के लिए संभावित जगहों का खाका भेजने को कहा था। इसका मकसद पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। सी प्लेन एक तरह का हवाई जहाज होता है जिसे पानी पर टेक ऑफ और लैंडिंग के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। यह एक नाव की उपयोगिता के साथ हवाई जहाज की गति प्रदान करता है। वर्तमान में 2 मुख्य प्रकार के सी प्लेन हैं। पहला फ्लाइंग बोट, जिसे हल सी प्लेन कहा जाता है, और दूसरा फ्लोट प्लेन। फ्लाइंग बोट के बॉटम में इसका मुख्य लैंडिंग गियर होता है।
साथ ही लैंडिंग गियर के साथ सप्लीमेंट के रूप में विंग टिप्स के पास छोटे फ्लोट्स भी होते हैं, जिसे विंग या टिप फ्लोट्स कहा जाता है। फ्लाइंग बोट के हल में चालक दल, यात्रियों और कार्गो के लिए जगह होती है। गौरतलब है कि वर्तमान में फिलीपींस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कुछ देशों में कई एयरलाइन कैरियर द्वारा सी प्लेन की सुविधा दी जाती है, जबकि भारत में 2010 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा जल हंस को पायलट परियोजना के तौर पर शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश 2019 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर रहा है। इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2020 के मुताबिक 2019 में 53.6 करोड़ घरेलू पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश की यात्रा की। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के मामले में यूपी को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। पर्यटन मंत्रालय की एनुअल रिपोर्ट 2019-20 के मुताबिक मंत्रालय ने न्यू टूरिज्म प्रोडक्ट्स या निश टूरिज्म के कुछ क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें क्रूज, एडवेंचर, मेडिकल, वेलनेस, गोल्फ, पोलो, मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, इको टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म शामिल हैं। ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020 हाल ही में जारी की गई थी। इसे यूएसए स्थित हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के द्वारा जारी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा PM 2.5 के कंसंट्रेशन को रिकॉर्ड किया था। साथ ही साल 2010 से लगातार PM 2.5 के प्रदूषण में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में ग्राउंड मॉनिटर और सैटेलाइट डेटा दोनों से आकलन किया जाता है। वहीं ओजोन के एक्सपोजर में भारत, कतर और नेपाल के बाद तीसरे स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण चौथा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, लेकिन भारत में वायु प्रदूषण सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, साथ ही बड़ी संख्या में प्री मैच्योर मौतों के लिए जिम्मेदार है। भारत को लेकर एक अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर हाउस होल्ड पॉल्यूशन का सामना करने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क ने अपने इनोवेटिव एडॉप्ट एन एनिमल कार्यक्रम की फिर से शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य जानवरों के लिए संसाधन जुटाना है। कार्यक्रम के तहत कोई भी व्यक्ति किसी जानवर या पक्षी को अडॉप्ट कर सकता है। अडॉप्ट किए गए जानवर या पक्षी के खानपान और देखभाल की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की ही होगी। कोई भी व्यक्ति 500 रुपए से 2.5 लाख रुपए तक की धनराशि कार्यक्रम के तहत दे सकता है। बदले में इन व्यक्तियों और संगठनों को अडॉप्शन प्रमाण पत्र, चिड़ियाघर में उनके नाम की एक पट्टिका और आयकर में छूट मिलेगी। अधिकारियों को अडॉप्शन के माध्यम से 1 करोड़ रुपए तक आने की उम्मीद है। एक हाथी के अडॉप्शन के लिए प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपए की अधिकतम राशि तय की गई है, जबकि एक मेलानिक टाइगर के लिए 1.5 लाख रुपए की आवश्यकता है। एशियाई शेर और रॉयल बंगाल टाइगर को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से अडॉप्ट किया जा सकता है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 15 किलोमीटर दूर स्थित नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क भारत का एक प्रमुख बड़ा चिड़ियाघर है। देश के अन्य चिड़ियाघरों के विपरीत नंदनकानन को जंगल के अंदर बनाया गया है और पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण में सेट किया गया है। जानवरों को वास्तविक जंगल के माहौल के साथ बाड़े में रखा जाता है। यह देश का एकमात्र चिड़ियाघर है जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम का सदस्य है। नंदनकानन व्हाइट टाइगर और मेलानिस्टिक टाइगर के प्रजनन के लिए दुनिया का पहला चिड़ियाघर है। 1980 में यहां घड़ियालों के लिए पहला कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर खोला गया था। नंदनकानन भारत का पहला ऐसा चिड़ियाघर है जहां इंडेंजर्ड रैटल की कैप्टिव ब्रीडिंग हुई थी। इस चिड़ियाघर में ही आर्द्र भूमि कंजिया झील है। यहां भारतीय पैंगोलिन और लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स के लिए भी कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है। NCPOR यानी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च की एक टीम द्वारा तमिलनाडु के प्रमुख अर्बन बीचेस पर एक शोध किया गया है। इन बीचेस में मरीना, एडवर्ड एलियट और सिल्वर बीच शामिल हैं। बीचेस से लिए गए सैंपल्स में हेवी मेटल्स मसलन आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, निकेल और लेड की उपस्थिति पाई गई है। हालांकि यह उपस्थिति भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा के भीतर ही है, लेकिन टीम का मानना है कि लंबे समय के एक्सपोजर से मरीन बायोटा पर बुरा असर पड़ सकता है। हैवी मेटल्स में वे तत्व शामिल होते हैं जिनका घनत्व 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर से अधिक होता है। जब जलीय जीव हैवी मेटल्स को कंज्यूम करते हैं तो उनके शरीर में ये आसानी से डिकम्पोज यानी अपघटित नहीं हो पाते और इन जीवों के अंगों मसलन लीवर, स्प्लीन, किडनी और विसरा में इकट्ठा हो जाते हैं। NCPOR पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
गोवा में स्थित यह संस्थान ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर में शोध गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के मुताबिक भारत को साइबर अपराधों के चलते 2019 में 1.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। साथ ही स्मार्ट सिटीज और 5G नेटवर्क जैसी पहलों के चलते भारत में साइबर खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ ही कंपनियां हैं जो साइबर सुरक्षा से संबंधित उत्पादों का सृजन कर रही हैं। इसलिए इस क्षेत्र में खतरों और सुरक्षा उत्पादों के बीच वैक्यूम बढ़ता जा रहा है। भारत को साइबर सुरक्षा के लिए एक डेडिकेटेड इंडस्ट्री फोरम के गठन की जरूरत है जो भारत के लिए विश्वास योग्य साइबर सुरक्षा उत्पादों का सृजन कर सके। आपको बता दें कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2020 के लिए पब्लिक से कमेंट मांगे गए हैं ताकि इसे व्यापक तौर पर होल ऑफ नेशन अप्रोच के साथ तैयार किया जा सके। इसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट द्वारा तैयार किया जा रहा है। हाल ही में WHO द्वारा ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की गई थी। इसके मुताबिक कोरोना महामारी के चलते टीबी के वैश्विक दबाव को कम करने के प्रयासों में कमी आई है। भारत दुनिया में टीबी के मामलों में 26% की हिस्सेदारी रखता है। भारत में 2020 में टीबी के मामलों में जनवरी से लेकर जून तक 2019 के मुकाबले 25% की गिरावट देखने को मिली है। इस कमी के पीछे मुख्य कारण जांच न होना बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के चलते लोगों को टीबी के लिए मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी आई है। टीबी एक बड़ी संचारी बीमारी है। यह दुनिया में मौत के टॉप 10 कारणों में शामिल है। इसके लिए बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जिम्मेदार है। टीबी का इलाज संभव है और इसे रोका जा सकता है। सतत विकास लक्ष्य 3.3 में 2030 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। WHO की एंड टीबी स्ट्रैटेजी के मुताबिक 2030 तक सालाना मौतों में 2015 के मुकाबले 90% की कमी करना है। 1 जनवरी 2020 को भारत के टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के नाम में बदलाव किया गया है। इसका नाम RNTCP यानी रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम से बदलकर NTEP यानी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम किया गया है। भारत ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। कुछ दिनों पहले सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना घर तक फाइबर की शुरुआत की गई है। इसका मकसद सभी गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है। योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 सितंबर को किया गया। बिहार पहला राज्य है जिसने अपने सभी 45,945 गांवों को 31 मार्च 2021 तक योजना के तहत इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत बिहार को अपने हर एक गांव में कम से कम 5 फाइबर टू होम कनेक्शन और कम से कम 1 वाईफाई हॉटस्पॉट उपलब्ध कराना है। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जाएगी। गौरतलब है कि भारत नेट परियोजना के तहत बिहार के 8,745 ग्राम पंचायतों में से 5,889 ग्राम पंचायतों को पहले चरण जबकि शेष 2,856 को दूसरे चरण के तहत इंटरनेट ग्रिड से जोड़ा गया है। हालांकि पहले चरण के तहत जुड़े सभी ग्राम पंचायतों में से लगभग 60% ग्राम पंचायतों में अभी तक इंटरनेट ग्रिड के तहत इंटरनेट की सुविधा चालू नहीं हुई है, जबकि अन्य 200 ग्राम पंचायतों की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। ऐसे में घर तक फाइबर योजना के लक्ष्य को पाना मुश्किलों भरा हो सकता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने बीते 15 अगस्त को देश के सभी गांवों को अगले 1000 दिनों में इंटरनेट से जोड़े जाने की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उनके 5 स्वायत्त संस्थानों से खुद को अलग करने और 2 अन्य स्वायत्त संस्थानों के विलय का प्रस्ताव रखा है। इससे मंत्रालय के तहत आने वाले स्वायत्त संगठनों की संख्या 16 से कम होकर 9 रह जाएगी। यह प्रस्ताव सार्वजनिक निधि के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। इसके अलावा स्वायत्त निकायों के मामले में मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को भी बढ़ाया जा सकेगा। डिसएंगेज करने के लिए भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान बेंगलुरु, CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई और सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन अहमदाबाद के नाम की सिफारिश की गई है। इस डिसएंगेजमेंट में 2 पहलू शामिल होंगे। पहला, समयबद्ध तरीके से संस्था को सरकारी समर्थन से अलग करना और दूसरा, संस्थानों के प्रबंधन से अलग होकर संबंधित उद्योग या हितधारकों को उन्हें चलाने की अनुमति देना। प्रस्ताव के मुताबिक भारतीय वन्य जीव संस्थान और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को 3 साल की समयावधि में
मंत्रालय से डिसएंगेज करके डीम्ड विश्वविद्यालयों में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे इन संस्थानों को अधिक पाठ्यक्रम शुरू करने और फैकल्टीज को बढ़ाने की अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। इसके अलावा सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट को नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के साथ विलय करने का सुझाव भी दिया गया है। इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि जहां एक तरफ दोनों संगठनों की एक जैसी भूमिका है, वहीं विलय से आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा। इस विलय के साथ साथ सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्रकृति विज्ञान केंद्र को पर्यावरण मंत्रालय के साथ विलय करने की सिफारिश भी की गई है। आइए अब मैप सेक्शन पर जल्दी से डालते हैं एक नजर। प्रिय व्यूअर्स, पिछले बुलेटिन में हम आपको उत्तर कोरिया के मैप के साथ छोड़कर गए थे, तो चलिए जानते हैं उत्तर कोरिया के बारे में। दुनिया के सर्वाधिक आइसोलेटेड देशों में से एक उत्तर कोरिया एक पूर्वी एशियाई देश है और यह कोरियन पेनिनसुला के उत्तरी हिस्से में स्थित है। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था कमांड इकोनॉमी का उदाहरण है। कमांड इकोनॉमी के तहत कौन सी वस्तु का उत्पादन होगा, कितना होगा और किस कीमत पर वस्तुएं बेची जाएंगी, इसका निर्धारण फ्री मार्केट की बजाय सरकार द्वारा किया जाता है। यह देश उत्तर में चीन और रूस के साथ, तो वहीं दक्षिण में दक्षिण कोरिया से अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक डिमिलिटराइज्ड जोन से अलग होते हैं और इनके बीच की सीमा रेखा को 38 डिग्री समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व में ईस्ट सी या सी ऑफ जापान और पश्चिम में येलो सी है। पश्चिमी तट के नजदीक स्थित शहर प्योंगयांग इसकी राजधानी होने के साथ साथ देश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी है। प्रिय व्यूअर्स, आपको याद होगा कि पिछले बुलेटिन में हमने आपसे उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम भी पूछा था, तो आपको बता दें कि इसे ओयोशियो की धारा के नाम से जाना जाता है। अब बारी है हमारे न्यू मैप सेक्शन की, तो इस बुलेटिन में हम आपको बिहार के मैप के साथ छोड़ रहे हैं। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिस कारण यहाँ अभी राजनीतिक सरगर्मियों का दौर चल रहा है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बिहार के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो अगले बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे बिहार से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि एस के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने असम में पहले बहुमॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव रखी। इसके निर्माण में कुल 693.97 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। इससे लोगों को हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इसे भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारत माला योजना के तहत विकसित किया जाएगा। बीते दिनों जम्मू कश्मीर में जोजिला टनल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। यह टनल NH1 पर श्रीनगर घाटी और लेह के बीच सभी मौसम में कनेक्टिविटी बनाए रखेगी। टनल को जोजिला दर्रा के तहत लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। 14.15 किलोमीटर लंबी यह टनल एशिया की सबसे लंबी सुरंग सड़क होगी। बीते दिनों स्लिनेक्स 20 के 8वें संस्करण का आयोजन श्रीलंका के त्रिनकोमाली में किया गया। यह भारतीय और श्रीलंका की नौसेना के बीच होने वाला वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। स्लिनेक्स का पिछला संस्करण सितंबर 2019 में विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ था। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना और आपसी समझ में सुधार करना है। हाल ही में केंद्र ने डिजिटल समाचार में गवर्नमेंट रूट से होने वाले FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नियम जारी किए हैं। दरअसल 1 साल पहले ही डिजिटल समाचार में 26% तक के FDI की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन इसके लिए अभी कोई नियम नहीं बनाया गया था। नियम के मुताबिक किसी कंपनी द्वारा डिजिटल समाचार में निवेश के लिए उस कंपनी के CEO का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। वर्तमान में प्रिंट मीडिया में FDI की अधिकतम 26% और टीवी समाचारों में अधिकतम 49% तक की अनुमति है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर को राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की निगरानी समिति के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया। लोकुर दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में स्टबल बर्निंग के साथ साथ वायु प्रदूषण के अन्य कारकों पर भी निगरानी रखेंगे। यह समिति विभिन्न राज्यों के विभिन्न अधिकारियों की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने और उनमें समन्वय बैठाने में मदद करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपए के स्मारक सिक्के को जारी किया। साथ ही इस अवसर पर 17 नई बायोफोर्टिफाइड फसलों की किस्मों को भी जारी किया गया। हाल ही में द लांसेट ने अपने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज अध्ययन को प्रकाशित किया। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 204 देशों में मौत के 286 कारणों, 369 बीमारियों और 87 जोखिम कारकों का विश्लेषण किया है। इसके मुताबिक 2019 में भारत में मृत्यु के लिए शीर्ष 5 जोखिम कारक वायु प्रदूषण, उच्च रक्तचाप, तंबाकू उपयोग, खराब आहार और डायबिटीज रहे। भारत के विदेश मंत्रालय ने म्यांमार नौसेना को किलो क्लास पनडुब्बी INS सिंधु वीर देने की घोषणा की है। यह म्यांमार की पहली पनडुब्बी होगी। भारत का यह कदम SAGAR सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के तहत है। साथ ही यह भारत के अपने पड़ोसी देशों के क्षमता निर्माण की प्रतिबद्धता के भी अनुरूप है। हाल ही में प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन की सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी ने न्यूजीलैंड के आम चुनाव में शानदार जीत हासिल की। इस जनादेश से दशकों बाद न्यूजीलैंड में कोई सिंगल पार्टी की सरकार बनेगी। इससे पहले लेबर पार्टी ने राष्ट्रवादी पार्टी के साथ सत्ता साझा की थी। हाल ही में क्रिटिकली एंडेंजर्ड एशियन किंग गिद्धों की एक जोड़ी और एक किशोर को सिगुर पठार के पास देखा गया है। विशेषज्ञों ने इससे एशियन किंग गिद्धों के इस क्षेत्र में फिर से बसने की आशा जताई है। दरअसल भारत में अधिकांश गिद्ध प्रजातियों की तरह एशियन किंग गिद्ध की आबादी पिछले 5 दशकों में लगातार कम हुई है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में सिगुर पठार और मोयार घाटी के पास 12 से 14 एशियन किंग गिद्धों के होने की संभावना है। हाल ही में विश्व बैंक समूह और यूनिसेफ यानी UN चिल्ड्रंस फंड के विश्लेषण के अनुसार कोविड-19 महामारी की वजह से अत्यधिक गरीब बच्चों की संख्या में तेजी से वृद्धि का अनुमान है। कोविड-19 महामारी शुरू होने से पहले 6 बच्चों में से 1 यानी विश्व स्तर पर 356 मिलियन बच्चे अत्यधिक गरीबी में जी रहे थे। विश्लेषण के मुताबिक बाल गरीबी फ्रेजाइल और संघर्ष प्रभावित देशों में अधिक है। यहाँ 40% से अधिक बच्चे बेहद गरीब हैं। नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने मानव गले में संभावित नए अंग की खोज की है। नीदरलैंड्स कैंसर इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने गले के ऊपरी हिस्से में लार ग्रंथियों के एक सेट की पहचान की है। इसे ट्यूब्रियल लार ग्रंथि नाम दिया गया है। इन ग्रंथियों की औसत लंबाई लगभग 1.5 इंच बताई जा रही है। ये ग्रंथियां संभवतः नाक और मुंह के पीछे के ऊपरी गले को ल्यूब्रिकेट और नम करती हैं। बीते दिनों INS करावती को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। यह कमोटा क्लास के तहत बन रही 4 स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर का अंतिम जहाज है। करावती में अत्याधुनिक हथियार और सेंसर सूट हैं जो पनडुब्बियों का पता लगाने और उन पर हमला करने में सक्षम हैं। जहाज में एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता के अलावा क्रेडिबल सेल्फ डिफेंस क्षमता भी है और यह जहाज लंबी दूरी के संचालन के लिए उपयुक्त है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।